तो आज हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर टी.एस. क्लेयर की। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि वो भारत में पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए हैं। देखो, डॉक्टर में दो चीज़ें होनी चाहिए। जो काम डॉक्टर करता है, जो ऑपरेशन करता है, मैं जैसे एंजियोप्लास्टी करता हूँ या पेसमेकर लगाता हूँ, मेरे को उसकी पूरी नॉलेज चाहिए और एक्सपर्टीज चाहिए। बेसिकली हमें एक टेस्ट होता है जिसको हम हीमोग्लोबिन A1C कहते हैं। ये ब्लड का टेस्ट है। ये बताता है कि 3 महीने में पिछले ब्लड शुगर आपकी एवरेज कितनी रही। इंडिया में क्या होता है कि जब तक हार्ट अटैक नहीं होता, जब तक लोग हॉस्पिटल में नहीं जाते। खान पीन के बिना भी, एक्सरसाइज के बिना भी क्या है कि हमें स्ट्रेस को डिक्रीज़ करना अपनी लाइफ में। बहुत लोग जो हैं, काफ़ी लोग हैं दुनिया में जो रात को खर्राटे मारते हैं। अगर हम लाइफस्टाइल को ठीक कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रिवेंशन हो सकती है और हमारा कंट्री नॉट मिलियन और बिलियन ऑफ डॉलर सेव कर सकता है। इस कंट्री में हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी चाहिए कि हमें प्राइमोडियल प्रिवेंशन से शुरू करना है। आज हमारे साथ एक ऐसी हिंदुस्तान की शख्सियत हैं जिनके बारे में एक ही चीज़ कही जाती है कि डॉक्टर साहब आप करते क्या हैं ऐसा। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पूरा हिंदुस्तान, फोर्टिस और यहाँ के जितने भी डॉक्टर हैं वो सब इनसे एक ही चीज़ पूछते हैं कि डॉक्टर साहब आप करते क्या हैं, क्या मिरेकल करते हैं जिससे कि लोग, पेशेंट आपके पास इलाज करवाने के लिए जाते तो हैं लेकिन उन्हें उसके इंस्ट्रूमेंट से डर नहीं लगता है, क्योंकि आप उनसे इस तरह से बातें करते हैं कि वो बस आपके ही होके रह जाते हैं और आप उनके। तो आज हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर टी.एस. क्लेयर की, जो कि एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके बारे में अगर मैं आपको कुछ बताऊंगा तो शायद वर्ड्स मेरे पास कम हैं और कम पड़ जाएंगे। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि वो भारत में पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए हैं। अब मैं चाहूँगा कि डॉक्टर टी.एस. क्लेयर आप अपने बारे में हमें कुछ बताएं ताकि हमें आपसे सीखने को बहुत कुछ मिले, प्लीज़। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया करना चाहता हूँ कैन विन वालों का कि जो आप लोगों की, जो मैं समझ पाया हूँ कि जो आपका एक एम है कि वो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास को, लोगों को कनेक्ट करना, उनको सही रास्ते पे लाना है, उनको उनकी हेल्प करनी है। सो उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। जहाँ तक मेरा अपना सवाल है कि मैं तो बहुत छोटे गांव से आया हूँ। डिस्ट्रिक्ट लुधियाना में मेरा विलेज है अमरगढ़। और जब मैं बचपन में था वहाँ हमारे विलेज में कोई इलेक्ट्रिसिटी, कोई सड़क नहीं थी और मैं लैंप के अंदर पड़ा हूँ। और मेरे को इस चीज़ की कोई शर्म नहीं बताने में, रादर मैं तो प्राउड फील करता हूँ कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन भी इतनी ख़राब थी कि ऑलमोस्ट 50% टाइम हम नंगे पैर स्कूल जाते थे। क्योंकि फार्मर्स में क्या होता है कि फसल आती है 6 महीने बाद, तो जब फसल आती थी तो हमें जूते मिलते थे। जूते भी घटिया किस्म के होते थे, वो खाकी वाले, वो 2 महीने में हम तोड़ देते थे। 4 महीने फिर नंगे पैर चलना पड़ता था। जब नेक्स्ट फसल आती थी फिर जूते मिलते थे। सो व्हाट दी एक चीज़ थी मेरे, आई वुड से कि मैं अपने फादर को मैं इस चीज़ का क्रेडिट देना चाहता हूँ कि मेरे फादर हालांकि 10th क्लास ही पढ़े हुए थे, लेकिन उनके दिल में ये था कि मेरे बच्चे पढ़ जाएं। उन्होंने हमें ये समझाया कि पढ़ाई करना ज़रूरी है। और दूसरा, जब मैं देखा कि भाई जो गांव में सिचुएशन होती है, आमतौर पे लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही बॉर्डर लाइन होती है कि एक ही तरीका है इस हालातों से निकलने का, पढ़ लो। तो ये दिमाग में जल्दी आ गया था। और विद गॉड्स ग्रेस आई वाज ओके विद स्टडीज़। तो मैं पहली क्लास से लेके एक्चुअली 11th क्लास तक मैं टॉप किया अपनी क्लास में। और जब एक बार आदमी परफॉर्म करना शुरू हो जाता है ना, कोई भी किसी फील्ड में भी, जो परफॉर्मेंस आदमी को किक देती है, तो फिर मेरे में जब मैं फर्स्ट में, सेकंड में फर्स्ट आया, उसके बाद ये कभी मुद्दा नहीं था कि मैंने पास होना है। मुद्दा ये था कि कहीं सेकंड ना हो जाऊँ। मतलब ये बहुत बड़ी मेरे दिमाग में, और इवन मेरे फादर भी बार बार कहते थे कि बहुत बड़ी बेइज्जती होगी अगर तुम सेकंड आ गए। सो इस तरह का मतलब थिंकिंग थी पहले से ही। फिर मैं लकी था, मेरे को मेडिकल कॉलेज एडमिशन मिल गई पटियाला में। और एक बार जब गाड़ी रेल में आ जाती है फिर तो आप पे डिपेंड करता है आप उसको कहाँ तक ले जाना चाहते हो। और MBBS करने के बाद भी
मेरे को इमीडिएटली रेलवे में जॉब मिली फर्स्ट क्लास। मैंने घर में बताया तो माय फादर वाज वेरी एक्साइटेड कि जी आपको हमारी फर्स्ट क्लास जॉब, तो सारी हमारी फैमिली को हिस्ट्री है ही नहीं कोई, आप ज्वाइन करो। तो मैं 15 दिन बाद उनको कहा नहीं, मैंने नहीं ज्वाइन करनी, मैंने तो और पढ़ना है। सो मैंने compete किया, नेशनल कंपटीशन था, पीजीआई चंडीगढ़ में मेरे को एडमिशन मिली। वहाँ मैंने एमडी की, डीएम कार्डियोलॉजी करी और उसके बाद भी मैं रुका नहीं, फिर मैं यूके गया, एमआरसीपी करी, कार्डियोलॉजी ट्रेनिंग करी और फिर 1989 में मैं आके स्कॉट्स हार्ट इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया और फिर मैंने 28 साल वहाँ काम किया, 28 ईयर्स। बल्कि मैं वो डॉक्टर हूँ जो सबसे ज़्यादा लंबे समय के लिए कंसिस्टेंट काम किया। इसीलिए तो आपके बारे में डॉक्टर कहा जाता है कि आप ऐसा करते क्या हैं। सो डॉक्टर त्रिहान हमारे लीडर थे जब स्कॉट शुरू हुआ। वो, मैं, डॉक्टर कासलीवाल, डॉक्टर अशोक सेठ, हम लोगों ने वो हॉस्पिटल फ्रॉम ज़ीरो हमने उनको इंटरनेशनल लेवल पे लेके गए। और जब डॉक्टर त्रिहान ने वो छोड़ा 2007 में, तो फिर मैं उस हॉस्पिटल का डायरेक्टर बना और फिर मैं 2-3 साल के लिए बीच में चला गया था PSRI हॉस्पिटल में साकेत में और फिर मैं आई एम बैक टू फोर्टिस नाउ अगेन। अब यहाँ तक आपने जो पहली मेरी मुलाकात लोगों को बताई कि जी आप क्या करते हो, जो मैं समझता हूँ, मतलब ये मैं गलत भी हो सकता हूँ, मेरा अपना विचार ये है कि जो मेरी रेसिपी क्या है, वाई मैनी पेशेंट्स लाइक मी। देखो, डॉक्टर में 2 चीज़ें होनी चाहिए। एक तो डॉक्टर की नॉलेज चाहिए, जो काम डॉक्टर करता है, जो ऑपरेशन करता है, मैं जैसे एंजियोप्लास्टी करता हूँ या पेसमेकर लगाता हूँ, मेरे को उसकी पूरी नॉलेज चाहिए और एक्सपर्टीज चाहिए। एक्सपर्टीज़ किस तरह की चाहिए? ये नहीं चाहिए कि मेरे को फलाने डॉक्टर से बेटर हूँ मैं, या मैं दिल्ली में सबसे बेटर हूँ। मेरा अपना कंसेप्ट है कि आपका जो टारगेट चाहिए कि आई शुड बी वन ऑफ द बेस्ट इन दी वर्ल्ड, नॉट इन इंडिया, इन दी वर्ल्ड। देखो, ये बड़ा मुश्किल होता है कहना कि जी ये दुनिया में सबसे अच्छा डॉक्टर, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन हाँ, देयर आर मेनी डॉक्टर्स हु आर एट द सेम लेवल। तो यू शुड स्ट्राइव कि जी मैं आई शुड बी वन ऑफ द बेस्ट, आई शुड नॉट बी सेकंड बेस्ट। एक तो ये चीज़ मेरे में पहले से ही है, समहाउ द अदर। दूसरी चीज़ ये है कि आपको ऑनेस्ट होना पड़ता है पेशेंट के साथ, बी ऑनेस्ट विद द पेशेंट। सर, आपने इतना कुछ अपने बारे में बताया और इतना बड़ा आपका एक्सपीरियंस रहा है और कितने लोगों की आपने मदद की है, तो एक जनरल सी हैबिट देखी जाती है सर कि हमारे यहाँ आजकल जो खाना पीना है ना, वो बड़ा ही अजीब सा हो गया। हमें लगता है कि हम बहुत ही सोफिस्टिकेटेड खाना खा रहे हैं काफ़ी बड़ी बड़ी जगह जाके, लेकिन वो एक्चुअली में अनहेल्दी होता है और हम अपने हार्ट का ख्याल भी नहीं रखते हैं। और जब एक्चुअली में जब हमें ज़रूरत पड़ जाती है तब हम भागते हैं मतलब हॉस्पिटल्स की तरफ। तो इसको क्योर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए स्टार्टिंग में? देखिए, ऐसी है कि जो मेडिसिन का पर्पस होना चाहिए हेल्थ केयर का, हमारा पहले तो एम चाहिए सबसे पहले कि हम सोसाइटी में बीमारी ना होने दें। सोसाइटी हेल्दी चाहिए, उसको बोलते हैं प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। फिर हम इंडिविजुअल लोगों को समझाएं कि भाई आपको मैं समझाऊं कि हार्ट की बीमारी को कैसे प्रिवेंट करना है, उसको बोलते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन। कि आपको बीमारी हुई नहीं लेकिन मैं सब तरीके बता रहा हूं, सब इलाज बता रहा हूं ताकि बीमारी ना हो। दैट्स कॉल्ड प्राइमरी प्रिवेंशन। दैट मीन आई एम डीलिंग विद द इंडिविजुअल। अगर आपको बीमारी हो गई एक बार, उसके बाद कि दोबारा ना हो, जैसे एक बार हार्ट में नाड़ी में ब्लॉकेज हो गई कि दोबारा ना हो, बाईपास सर्जरी होगी या एंजियोप्लास्टी हुई कि दोबारा प्रॉब्लम ना है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन। सो हमें इस कंट्री में हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी चाहिए कि हमें प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन से शुरू करना है। वो दुख की बात है कि कोई सिस्टम नहीं है हमारा। जब हम प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन से शुरू करेंगे तभी उसके अच्छे रिजल्ट आएंगे। दूसरी बात यह है कि अभी आज की घड़ी में इंडिया में जो 3 मेजर किलर हैं, 3 मेजर किलर, डायबिटीज़, हार्ट की बीमारी और ब्लड प्रेशर, ये तीनों की तीनों बीमारियां लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं। अगर हम लाइफस्टाइल को ठीक कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रिवेंशन हो सकती है और हमारा कंट्री नॉट मिलियन बट बिलियन ऑफ डॉलर सेव कर सकता है। इतना टाइम जो लॉस होता है वर्कर्स का या एम्प्लॉयज़ का बिकॉज ऑफ डिजीज़ ठीक हो सकता है। और इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो खान पीन है हमारा, सबसे पहले
तो ये है कि हमारा वेट ठीक चाहिए। वेट का सिंपल फार्मूला बताता हूँ मैं कि हाइट इन सेंटीमीटर्स -100। अगर आपका हाइट समझ लो 1875 सेंटीमीटर है तो आपका जो वेट है मैक्सिमम 175 -100 75 आपका मैक्सिमम वेट चाहिए। 1-2 किलो कम हो तो और भी अच्छा है। सो दैट इज़ नंबर 1। नंबर 2, ये भी देखा गया कि अगर वेट भी ठीक है लेकिन आपका पेट बाहर निकला हुआ है, वो उससे भी हार्ट की बीमारी होती है। तो हमें पेट भी ठीक रखना है। उसकी जो एब्डोमिनल गर्थ है इन मेन, आदमियों में 95 सेंटीमीटर चाहिए और लेडीज़ में 85 चाहिए। नंबर 2। नंबर 3 प्रिवेंशन ये है कि अगर आपको डायबिटीज़ है, आपको उसका सही कंट्रोल करना है। पहले वेट रिडक्शन करो, एक्सरसाइज करो, और अगर फिर भी कंट्रोल में नहीं है तो दवाई खाओ। तो बेसिकली हमें एक टेस्ट होता है जिसको हम हीमोग्लोबिन A1C कहते हैं। ये ब्लड का टेस्ट है। ये बताता है कि 3 महीने में पिछले ब्लड शुगर आपकी एवरेज कितनी रही। तो ये हीमोग्लोबिन A1C को हम 6 और 7 के बीच रखना है। फिर अगर किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो उसको भी हमने कंट्रोल रखना है। कंट्रोल क्या है, अच्छा कंट्रोल क्या है, जो WHO डिफाइन करती है कि हमारा BP अडल्ट का 130/80 या उसके नीचे रखना है। सो लेट मी रिवाइज। पहले अपना वेट ठीक करो, अपना पेट ठीक करो, फिर अगर डायबिटीज़ है उसका सही इलाज करो, अगर ब्लड प्रेशर की बीमारी है उसका ठीक इलाज करो, फिर रेगुलर एक्सरसाइज 45 मिनट्स एटलीस्ट 5 डेज ए वीक एक्सरसाइज करनी चाहिए। और मैं कहूँगा कि एक हमारी सोसाइटी में जो बड़ी प्रॉब्लम है कि कोई कंसेप्ट नहीं है कि हेल्थ चेकअप होना चाहिए, कि बीमारी तो है नहीं आपको, लेकिन जब तक इंडिया में क्या होता है कि जब तक हार्ट अटैक नहीं होता जब तक लोग हॉस्पिटल में नहीं जाते। तो 35-40 ईयर्स के बाद कम से कम साल में एक बार चेकअप होना चाहिए, जिसमें कि ब्लड शुगर हो जाए, कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट हो जाए, कोई ECG हो जाए, कोई डॉक्टर को दिखा दिया जाए। 1 ईयर इज़ एनफ, पर लोग करवाते नहीं हैं। सो दैट इज़ अनदर थिंग विच वी नीड टू डू। और लास्टली जो मैं कहूँगा कि बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे खान पीन के बिना भी, एक्सरसाइज के बिना भी क्या है कि हमें स्ट्रेस को डिक्रीज़ करना है अपनी लाइफ में। देखो स्ट्रेस कम नहीं होगी सोसाइटी में, स्ट्रेस तो बढ़ रही है। जैसे जैसे हम सो कॉल्ड प्रोग्रेस कर रहे हैं, सो कॉल्ड प्रोग्रेस में कहता हूँ क्योंकि प्रोग्रेस कर रहे हैं हम मटीरियलिस्टिक गेन्स में, लेकिन वी आर लूजिंग इन मैनी अदर थिंग्स। माइंड की डिजीज़ बहुत ज़्यादा है, एंग्जाइटी बहुत है, डिप्रेशन बहुत है, इंडिया में बहुत ज़्यादा है। तो हमें कुछ इस तरह के तरीके निकालने हैं कि हम डी स्ट्रेस हो जाएं, और उसके तरीके अपने अपने हैं हर इंसान के। किसी को मंदिर जाके खुशी मिलती है, किसी को गुरुद्वारा जाके खुशी मिलती है, किसी को अपने दोस्तों के साथ बैठ के गप लगा के खुशी मिलती है। सो जो भी आपको ठीक लगता है कि भी मैं स्ट्रेस दूर करूं, आपका रिलैक्स, इसको कोकोनट को ठंडा रखना बहुत ज़रूरी है। ये सबसे बड़ी चैलेंज है आज इंडिया में। उसकी वजह से हर बीमारी ज़्यादा होती है, हर कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती है। अब आपने पहला क्वेश्चन पूछा कि आपके पेशेंट कैसे आपकी बात मान लेते हैं। मेरे को पता है जब पेशेंट हॉस्पिटल में आता है वो डरा होता है पहले ही कि क्या होना है, पता नहीं मेरा इलाज क्या होगा, डॉक्टर क्या कहेगा। तो वो चीज़ मैं दिमाग में रखता हूँ कि ये फैमिली भी और पेशेंट भी डरा हुआ, पहले उनका डर दूर करना, बैठा के उनको समझा के कि भाई ऐसी बात नहीं है। अगर उनको डर दूर करोगे, उनके लेवल पे आके उनको चीज़ समझाओगे तो 95% लोग समझ जाते हैं। तो ये चैलेंज हैं जो कि हम हेल्थ एजुकेशन के ज़रिए लोगों को तक पहुंचाना मैं चाहता हूं। और आप लोगों की एफ़र्ट जो है बहुत ज़रूरी है, इसमें बहुत एफ़र्ट मैं समझता हूँ, बहुत नेक काम है ये जो आप लोग कर रहे हैं। तो सर प्री कोविड एंड पोस्ट कोविड लोगों में साइलेंट हार्ट अटैक के ज़्यादा केसेस बढ़े हैं, ऐसा क्यों हुआ है? लोग स्वस्थ भी दिख रहे हैं, फिर भी अचानक से आया, पहली बार में ही उनकी डेथ हो जाती है। देखो पहली बात तो ये है कि ये जो आपने कहा है ये ऐसा लगता है पेपरों को देख के, पर हमारे कंट्री में कोई इसका एग्जैक्ट डेटा नहीं है। दैट इज़ वन थिंग। लेकिन मैं भी मानता हूँ कि हार्ट अटैक्स ज़्यादा हुए हैं कोविड में, और हार्ट वाले पेशेंट की डेथ भी ज़्यादा हुई है। उसके कारण बताता हूँ। पहली बात है कि कोविड की वजह से जिनको कोविड होता है कि 15-18% लोगों को हार्ट में मैनिफेस्टेशन आती हैं। एक तो उनको हार्ट अटैक हो सकता है, और हार्ट अटैक भी 2 तरह का है। एक तो है जब हार्ट अटैक हम डायग्नोज करते हैं ECG करते हैं, ECG में चेंजेस होती है, उसको बोलते हैं ST एलिवेशन।
सो ये ईसीजी में लगता है कि हार्ट अटैक है, और जब उनकी एंजियोग्राफी हम करते हैं तो कुछ पेशेंट तो ऐसे हैं जिसमें एक नाड़ी बिल्कुल बंद मिलती है, वो तो ट्रू हार्ट अटैक हो गया। हार्ट अटैक में यही होता है कि एक नाड़ी बंद हो जाती है 100% इमीडिएटली, और उसको बोलते हैं हार्ट अटैक। दूसरे कुछ पेशेंट ऐसे भी हैं जिनको ईसीजी में चेंजेस वैसे की वैसे हैं हार्ट अटैक वाली, लेकिन एंजियोग्राफी करो हार्ट नॉर्मल निकलती है, जब ब्लॉकेज ज़्यादा नहीं निकलती। तो जो सेकंड कैटेगरी है जो दैट्स कॉल्ड काइंड ऑफ सूडो हार्ट अटैक बिकॉज ऑफ कोविड। क्यों होती है वो? इसलिए होती है कि जो हार्ट का मसल है, हार्ट के मसल पे जो वायरस की इन्फ्लेमेशन होती है उसकी वजह से चेंजेस आती हैं वो। तो एक तो हार्ट अटैक ट्रू वाला भी क्यों ज़्यादा चांस क्यों है? ज़्यादा चांस इसलिए हैं कि जिस इंसान में समझ लो किसी में 70% या 80% या 60% ब्लॉकेज है, जब उस नाड़ी में क्लॉट बनता है, टूटता बंद होती है, तो कोविड की वजह से क्या है कि क्लॉटिंग बनने के चांस ज़्यादा होते हैं, ब्लड की हाइपर कोएगुलेबिलिटी हो जाती है, तो क्लॉट बनने के ज़्यादा चांस होते हैं, तो इसलिए हार्ट अटैक होता है। दूसरा है मायोकार्डाइटिस, हार्ट मसल की इन्फ्लेमेशन होती है। तीसरा, जैसे मैंने कहा कि एक हाइपर कोएगुलेबिलिटी स्टेट है, ऐसे ही जैसे हमारी लेग वाली वेन्स हैं या पेल्विक वेन है, उनमें क्लॉट बनते हैं, वही क्लॉट लंग को जा सकते हैं, उसको बोलते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी कोविड की वजह से ज़्यादा होता है, और वो अगर मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो तो डेथ हो सकती है, तो डेंजरस बीमारी है। तीसरा जो होता है कि हार्ट में रिदम की प्रॉब्लम आती हैं कई लोगों का हार्ट रेट स्लो होता है, कई लोगों को हार्ट रेट फास्ट हो जाता है। एक डिजीज़ है जिसको एट्रियल फिब्रिलेशन कहते हैं, हार्ट रेट इरेगुलर हो जाता है। और कुछ ऐसे भी इंसिडेंट्स हुए हैं कि पेशेंट कोविड के साथ दाखिल हुआ, वो ठीक हो गया, उनकी छुट्टी होने वाली थी या छुट्टी हो गई और उनको कार्डियक अरेस्ट हो गई, डेथ हो गई। तो वो जो है डेंजरस रिदम की प्रॉब्लम होती है जो नीचे वाले चेंबर से आती है, जिसको कि हम वेंटिकुलर टैकीकार्डिया या वेंटिकुलर फिब्रिलेशन कहते हैं। तो ये सारी जो हैं चीज़ें कोविड की मैनिफेस्टेशन हैं। फॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स को ये नहीं होता, लेकिन जो लोगों को एडमिशन करनी पड़ती है, जिनकी डिजीज़ ज़्यादा है, उनमें तो डेफिनेटली 15-20% लोगों को हार्ट की मैनिफेस्टेशन होती है। और अगर कोविड से आपको रिलीफ मिल गया तो 2 महीने 2 महीने तक भी लोगों को कई बार पैल्पिटेशन या कई बार इरेगुलर हार्ट बीट रहती है, नीचे वाले चेंबर से एक्स्ट्रा बीट्स आ सकती हैं। तो मैं एडवाइस करता हूँ उन लोगों को, भाई आप कम से कम 2 महीने के करीब कोई सीवियर एक्सरसाइज मत करना, और जो भी उन्होंने अगर कोई जिम भी जाना है तो कम से कम 1.5-2 महीने के बाद करना चाहिए। और जिन लोगों को कोविड हुआ है, इट इज़ अ गुड आइडिया कि उनकी 1.5 या 2 महीने के बाद एक बार एको कर लेनी चाहिए कि हार्ट का पंपिंग कैपेसिटी कैसी है। तो ये कोविड की वजह से होती है। दूसरा, हार्ट कार्डियोवास्कुलर डेथ इसलिए भी ज़्यादा हुई है क्योंकि बहुत से लोग जिनको हार्ट की प्रॉब्लम थी वो आ नहीं रहे थे हॉस्पिटल, डरे हुए थे। अब मेरे काफ़ी पेशेंट थे जो फ़ोन करते थे, जी हमें चेस्ट पेन हो रही है, हम क्या करें। तो हम फ़ोन पे कितना बता सकते हैं, एग्जैक्टली सिचुएशन नहीं पता चलती। तो मैं कहता था भाई आ जाओ आप इमरजेंसी में, डरो मत, आपको कोविड ऐसा नहीं होगा। लेकिन लोग नहीं आते थे, तो लोगों की कई बार घर में डेथ हो जाती है क्योंकि वो कोविड की डर की वजह से हॉस्पिटल नहीं आ रहे थे। जो दूसरा मैं समझता हूँ जो गवर्नमेंट ने गलत काम किया है मेरे मुताबिक, कि उन्होंने जैसे दिल्ली में रूल कर दिया कि सारे जो हॉस्पिटल हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, उनको 15-20% जो भी हैं बेड कोविड के देने पड़ेंगे। उनको ये चाहिए था कि कुछ हॉस्पिटल को सारा कोविड बना देते, कुछ हॉस्पिटल को नॉन कोविड रखते, ताकि जो नॉन कोविड वाले हॉस्पिटल हैं पेशेंट वहाँ जाके नॉन कोविड वाले दिखा सकते थे। तो ये उन्होंने नहीं किया, तो पेशेंट डरते थे आने के लिए हॉस्पिटल में। एक पेशेंट का पेसमेकर डला हुआ था, तो वो नहीं आ रहा था, चेकअप के लिए आया ही नहीं, तो अल्टीमेटली वो हार्ट ब्लॉक, उसका पेसमेकर की बैटरी ख़त्म हो गई, वो इमरजेंसी उसको बेहोशी के दौरे पड़ने लगे, फिर वो आया, अल्टीमेटली बच गया। खैर, तो ये उसकी वजह से भी, कोविड के डर की वजह से पेशेंट नहीं आते थे और उसकी वजह से भी नुकसान हुआ है। क्या छोटे बच्चों में जो इन्फेंट बेबीज़ होते हैं या जो टीनेजर्स होते हैं, इनमें भी आजकल हार्ट अटैक की समस्या बहुत ज़्यादा आ रही है? अगर मैं टीनेजर्स की बात करूं ज़्यादातर, तो ये किस वजह से हो रहा है? देखो ऐसे है कि जो बच्चे हैं, मैं समझता हूँ कि 20 साल तक तो हार्ट अटैक के चांसेस बहुत कम हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं, मैंने अपनी ज़िंदगी में 17 साल के लोगों को भी हार्ट अटैक वाले मरीज़ देखे हुए हैं।
इनमें से दो तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। एक तो कई लोगों में फैमिली में जीन्स में प्रॉब्लम होती है कि उनका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा होता है, जिसको हम हाइपरलिपिड में बोलते हैं। तो ऐसे लोगों में यंग उम्र में भी हार्ट अटैक हो सकता है। दूसरा कुछ ऐसे भी कुछ केस होते हैं जिनमें के जो हार्ट वाली नाड़ियाँ हैं, जो कॉर्नरी आर्टरीज़ हैं, उनकी जो पोजीशन होती है अनॉमलस होती है। जैसे एक सिचुएशन है कि जो राइट कॉर्नरी आर्टरी है, कई बार एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में से निकलती है, तो वो दब जाती है उसमें, उसकी वजह से भी कंप्रेशन हो सकती है। दे आर कॉल्ड कंजेनिटल कॉर्नरी आर्टरी अनोमलीज। तो ऐसी सिचुएशन में भी हार्ट अटैक होता है, लेकिन वो रेयर चांसेस हैं। बट आम तौर पे ये देखा गया है कि आजकल इंडिया में 30+ में तो बड़ी कॉमन हो गया है। उसका कारण क्या है? उसका कारण भी यही है कि एक तो डायबिटीज़ की बहुत जो संख्या बढ़ी है हमारे कंट्री में। एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट हम नहीं बता सकते कि क्यों बढ़ी है इतनी ज़्यादा। चलो लाइफस्टाइल तो ख़राब हुआ है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ी है। दूसरा जो पर्टिकुलरली मल्टीनेशनल कंपनी में लोग काम करते हैं, उनके टारगेट्स हैं, वो ओवर टाइम करते हैं, उनका ना खाने का टाइम, ना कोई उनका सोने का टाइम। सो दे आर ऑलवेज ऑन द कंप्यूटर। और फिर मैनी ऑफ देम दे आर अनमैरिड, और उनको कोई खाना जो है ढंग का नहीं मिलता। कभी पिज़्ज़ा खा लिया, कभी ये खा लिया, कभी वो खा लिया। एंड देर आर मैनी यंगस्टर्स एक्चुअली दैट हु रिजॉर्ट टू स्मोकिंग टू डिक्रीज देयर स्ट्रेस। और स्मोकिंग की ऐसी चीज़ है कि बहुत नुकसान वाली चीज़ है। और अगर आपकी हार्ट की नाड़ियाँ बिल्कुल नॉर्मल हैं, अगर आप स्मोक करो तो नॉर्मल में भी हार्ट अटैक हो सकता है, क्योंकि स्मोकिंग की वजह से भी क्लॉटिंग बनती है। सो आई हैव सीन मैनी पेशेंट इन माई लाइफ, उनकी हिस्ट्री कोई फैमिली में बीमारी नहीं थी, उनको बीपी नहीं है, उनको शुगर नहीं है, लेकिन हार्ट अटैक हो गया बिकॉज गाय वाज स्मोकिंग। तो जब हम सोते हैं तो कई बार हमारी गलत पोजीशनिंग की वजह से हमारे कभी हार्ट की आर्टरीज में, जैसा आपने बताया, वेन्स होती हैं, वो कभी कभी पेन करती हैं कुछ लोगों की। नहीं, वो सोने से नहीं कोई प्रॉब्लम होती, वो तो नॉर्मल लोगों में, लेकिन 99.9% लोगों में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती कि जिस तरह से मर्जी सो जाओ। लेकिन वो तो बहुत ही रेयर पॉसिबिलिटीज़ होती हैं जो जिनको कॉर्नरी आर्टरी सोने से कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, ब्रीदिंग की इसमें क्या इंपॉर्टेंस होती है अपने हार्ट बीट को नॉर्मल रखने के लिए? हाँ, ब्रीदिंग के बारे में यही मैं कह सकता हूँ कि बहुत लोग जो हैं, काफ़ी लोग हैं मतलब कि दुनिया में जो रात को खर्राटे मारते हैं, जो उनको खर्राटे मारते हैं, इसको हम बोलते हैं स्लीप एपनिया सिंड्रोम। तो अगर स्लीप एपनिया सिंड्रोम मॉडरेट टू सीवियर हो वैरायटी का, तो जैसे उन्होंने खर्राटे मारे, फिर थोड़ी देर के लिए सांस रुक जाता है, फिर सडनली फिर सांस दोबारा शुरू होता है। आपने कभी देखा हो। तो जो सिचुएशन होती है कि जब सांस रुकता है, उस पॉज में क्या होता है कि ऑक्सीजन ब्लड में ऑक्सीजन सैचुरेशन डिप करती है। नॉर्मल आदमी में, जैसे हम में सब में, अगर हम ऑक्सीजन सैचुरेशन मेजर करें पल्स ऑक्सीमीटर से, तो 95% से ज़्यादा आनी चाहिए। तो कुछ लोगों की इतनी भी हो जाता है कि 90 से नीचे गिरती है, 85-86 तक आ जाती है। तो वो इट कॉज स्ट्रेस टू द बॉडी। चाहे आदमी सो रहा है, उसमें कैटेकोलामिन रिलीज़ होते हैं, बीपी बढ़ता है, हार्ट की रिदम की प्रॉब्लम होती हैं, तो उस पर हार्ट में कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में गलत इफेक्ट पड़ता है। और उसका भी इलाज है, स्लीप स्टडी करानी चाहिए। और कुछ लोग हैं जिनको हम CPAP देते हैं कि ताकि उनकी रात को ब्रीदिंग ठीक रहे। आप किस तरीके की डाइटरी सिस्टम को फॉलो करने के लिए सजेस्ट करेंगे कि एक आम आदमी भी उसको खा पाए, और डेली बेसिस पर उसे हम रोज़ देखते हैं लेकिन हम इग्नोर करते हैं? देखो, जो डाइट का सिस्टम चाहिए कि सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हर आदमी को चाहिए कि मेरा इतना वेट होना चाहिए मैक्सिमम। अगर उनका वेट ज़्यादा है, वेट 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो जीन्स, एक हम कितनी कैलोरीज लेते हैं, और कैलोरी को कंज्यूम कितना करते हैं। ये रॉकेट साइंस नहीं है, ये सिंपल फार्मूला है। तो अगर वेट ज़्यादा है, जीन्स तो हम चेंज नहीं कर सकते, माँ बाप चेंज नहीं कर सकते, तो हमारे पास 2 चीज़ें हैं, कैलोरी रिडक्शन करो और कैलोरी कंजम्पशन जो बर्निंग है उसकी ज़्यादा करो। लेकिन मैं आपको क्लियरली एक चीज़ बताता हूँ कि एक्सरसाइज करने से बहुत ज़्यादा वेट कम नहीं होता। 20% रोल है एक्सरसाइज का, 80% कैलोरी रिडक्शन का रोल है। तो बेसिकली मुंह को ताला लगाने की ज़रूरत है अगर आपने वेट कम करना है, ठीक है।
और बहुत से लोग आते हैं मेरे पास, वो कहते हैं डॉक्टर साहब मैं तो कुछ नहीं खाती, ये गलत इन्फॉर्मेशन है। अगर उन लोगों को मैं कहता हूँ चलो ठीक है 24 घंटे में बताओ आप सुबह से शाम तक क्या करते हो, क्या खाते हो, हर चीज़ बताओ, हर चीज़ लिखते जाओ। अगर वो कैलकुलेट करेंगे तो कैलोरी ज़्यादा खा रहे होते हैं। और दूसरी बात, अगर वेट आपका ज़्यादा है, जो भी कुछ खा रहे हो आप ज़्यादा खा रहे हो, कम करो उसको। ऐसी कोई स्पेसिफिक डाइट? हाँ, जहाँ तक डाइट का सवाल है, इट्स वेरी गुड क्वेश्चन आई वुड से। जो मेरी रिकमेंडेशन है, मैं कोई डाइटिशियन नहीं हूँ, पहली बात तो ये है कि हमें नेचुरल फूड लेने चाहिए, नेचुरल, फ्रेश, सीजनल। जो स्टोर की हुई चीज़ें हैं उनको कम लेना चाहिए। ज़्यादा जैसे आजकल सब्ज़ी जो मिलती है, जैसे गोभी आ रही है, आजकल खाओ, ये नहीं कि स्टोर करी हुई आप गर्मी में खाओ। एक तो आप फ्रेश वेजिटेबल खाओ, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स पे कंजम्पशन बढ़ानी चाहिए। और कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो, जैसे शुगर हैं, जो शुगर है, जो मीठा है, इसकी मात्रा कम करनी चाहिए। और जो फैट्स हैं, जैसे सैचुरेटेड फैट्स हैं, जैसे देसी घी है या रेड मीट में भी सैचुरेटेड फैट है, उसकी मात्रा कम करनी चाहिए। तो कोई स्पेसिफिक फल आप सजेस्ट करेंगे जो कि खाने से हम हार्ट के अटैक को कम कर सकते हैं? नहीं, ऐसा कोई स्पेसिफिक फ्रूट नहीं है कि उसकी वजह से हार्ट अटैक की जो कम हो सकती है। हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि सारे फ्रूट अच्छे हैं, लेकिन कुछ फ्रूट्स में कैलोरीज बहुत ज़्यादा हैं, जैसे मैंगोज़ हैं, केला है और चीकू है। ये लोग इसमें बहुत मीठे हैं, उसमें अगर वेट ज़्यादा है या डायबिटीज़ है, इनकी मात्रा कम करनी चाहिए। कुछ फ्रूट्स रिलेटिवली ज़्यादा सेफ़ हैं, जैसे अमरूद है, एप्पल है, नाशपाती है। अच्छा, बेरीज़ खानी चाहिए, दे आर यूज़फुल। ब्लूबेरीज़ हैं, जब वो उनमें बहुत अच्छे विटामिन हैं, प्रोटीन, मतलब कि विटामिन और सम मिनरल आते हैं जो कि अच्छी चीज़ हैं। नट्स अच्छे हैं, पर्टिकुलरली आलमंड्स, जो है ना, सॉरी, अखरोट, वालनट में बहुत अच्छी क्वालिटीज़ हैं। इट इज़ ए एंटीऑक्सीडेंट। और ये देखा गया है कि अगर आप 50-60 ग्राम वालनट डेली खाओ, जो मेरा ख्याल है एक अखरोट से हो जाएगा, ऑलमोस्ट 17 और 18% चांस हार्ट अटैक के कम हो जाते हैं। नॉट ओनली दैट, इट गिव्स, इवन इट हैज़ बीन प्रूवन बाय स्टडीज़, इट इम्प्रूव सेक्शुअल फंक्शन इफ़ यू टेक walnut. So walnut is very useful. Almonds between 5 and 10 लेने चाहिए डेली, और चाहे वो वाटर में भिगो के लो या वैसे लो, डजंट मेक ए डिफरेंस। कैश्यू नट में ज़्यादा ऑयल है तो वो थोड़े कम खाने चाहिए, लेकिन इन जनरल नट्स आर यूजफुल डाइट। एक आखिरी सवाल आपसे कि बॉडी को अच्छा रखने के लिए हम जिम जाते हैं, हार्ट को अच्छा रखने के लिए कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए? ऐसी कोई स्पेसिफिक एक्सरसाइज नहीं, आई वुड से कि एनी एक्सरसाइज विच इज़ मॉडरेट। सीवियर एक्सरसाइज से हार्ट को कोई फ़ायदा नहीं, रादर इट कैन बी डेंजरस समटाइम्स। अगर इफ़ यू आर नॉट अकस्टम टू डू सीवियर एक्सरसाइज, फॉर एग्जांपल आपको पहले दिन 10 किलोमीटर दौड़ना नहीं चाहिए, इवन यंग पर्सन नहीं दौड़ना चाहिए। यू नो हाउ ओलंपिक स्टार्टेड, ओलंपिक्स कैसे शुरू हुई थी कि ये मतलब कि उसमें हुई ग्रीस में। तो उन दोनों में क्या होता था कि जब आर्मीज लड़ती थी एक दूसरे के साथ, जो राजा होता था उनको वो मैसेंजर जाके बात बताते थे कि क्या हुआ। तो जब ग्रीस की लड़ाई चल रही थी तो एक आदमी मैसेंजर आया, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ अभी, वो एथन से वहाँ तक आया। उनकी कैपिटल कौन सी है? एथेंस वाज द कैपिटल। सो ही केम फ्रॉम वार फ्रंट टू दैट प्लेस। इट इज़ ए डिस्टेंस ऑफ 42.5 किलोमीटर के करीब। वो बंदा दौड़ के आया, दौड़ के उसने राजे को बताया कि हमारी फौजें जीत गई हैं, एंड ही कोलैप्स एंड डाइड। एंड इसलिए जो मैराथन है, नहीं मैराथन, जगह का नाम मैराथन था, वो मैराथन से एथेंस आया। तो इसलिए जो 42.5 किलोमीटर मैराथन है, इसलिए इसको मैराथन कहते हैं। सो कहने का मतलब है कि सीवियर अनअकस्टम्ड एक्सरसाइज इज नॉट गुड। एनी मॉडरेट एक्सरसाइज, वॉकिंग हो, चाहे कोई गेम खेल लो, चाहे स्विमिंग करो, चाहे साइकिलिंग करो,
दे आर ऑल गुड एक्सरसाइज। लेकिन मैं समझता हूँ कि सबसे बढ़िया एक्सरसाइज स्विमिंग है, क्योंकि इसमें सारे बॉडी मसल्स काम करते हैं। इससे एट्रोमेटिक एक्सरसाइज। और दूसरी मैं कहूँगा आफ्टर स्विमिंग आई विल रेट साइकिलिंग एज वेरी गुड एक्सरसाइज। उसमें जो नीज़ हैं वो भी प्रोटेक्ट रहते हैं, उन पे प्रेशर नहीं पड़ता और एब्डोमिनल मसल्स भी काम करते हैं। इफ़ यू डू सम एक्सरसाइज, साइकिलिंग करो, चाहे वॉकिंग करो, चाहे आप स्विमिंग करो, इन एडिशन यू डू सम योगा 3 days a week. योगा इज़ वेरी वेरी यूज़फुल, इट्स एक्सट्रीमली यूज़फुल फॉर बॉडी एंड माइंड। लोग करते नहीं हैं, हमारा हिंदुस्तान की ये चीज़ है। मैं समझता हूँ कि हर इंसान को योगा करना चाहिए। जी, तो आज सर ने मेरा भी नॉलेज बैंक बढ़ाया। ये एथेंस वाली बात बता के मुझे भी नहीं पता था सीरियसली। और अगर हम एक संक्षेप में बात कहें तो हमारी जो डेली की लाइफस्टाइल है उसे चेंज करने की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, हमारी डेली के खाने की जो लाइफस्टाइल है जो हमने की हुई है वो चेंज करना हमें पड़ेगा। अदरवाइज इसके आने वाले समय में काफ़ी सीवियर हमें मतलब सीवियर चीज़ें हो सकती हैं हमारे साथ में। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा बिफोर हम फिनिश करते हैं। मैं सबको कहता हूँ, अपने बच्चों को भी कहता हूँ, अपने स्टूडेंट को भी, अपने कि भी ज़िंदगी में 4 काम करने हैं, हमने 5वां काम नहीं करना। वो 4 काम क्या हैं? एक तो आपका मेन काम, जैसे आप कैनवेल से हैं, जो आपका टारगेट है, आपका एम है, वो आप ईमानदारी से करो। मैं डॉक्टर हूँ, मेरे को ईमानदारी से अपनी डॉक्टरी करनी चाहिए। दूसरा काम क्या करना है कि मेक इट ए पैशन इन लाइफ। एक्सरसाइज करनी है, कुछ भी हो जाए, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, चाहे बारिश हो, एक्सरसाइज करनी है। मैंने पिछले अभी 15 दिन पहले बारिश हो रही थी, बारिश में मैंने 40 किलोमीटर साइकिलिंग करी। तो मेक एक्सरसाइज एज पैशन। अगर मैं कहता हूँ अगर एक चीज़ की आपको एडिक्शन डेवलप करनी है तो एक्सरसाइज की कर लो। नंबर 2। नंबर 3, जब भी आपको टाइम मिलता है ज़िंदगी में, यू मस्ट चिल इन लाइफ। नाचो, भंगड़ा डालो, जो मर्जी पाओ, दारू पियो, व्हाटएवर यू वांट टू डू, यू नो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू चिल इन लाइफ। नंबर 4, आपको 7 घंटे जरूर सोना चाहिए। 5वां काम करने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब।